सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। बेटा 5 गज़ल हम पढ़ा चुके हैं कवि फिराक गोरखपुरी की। उसके आगे नंबर 6ठी गज़ल पढ़ते हैं। बेटा मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि प्रत्येक गज़ल का अलग अर्थ, स्वतंत्र अर्थ है। कवि गज़लकार ने इन गज़लों में स्वतंत्र अर्थ में अपनी वाणी की अभिव्यक्ति दी है। नंबर 6ठी गज़ल पढ़ते हैं बेटा। आज लिखा है, तेरे गम का पासे अदब है, कुछ दुनिया का ख्याल भी है, सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रो ले हैं। चुपके चुपके में बेटा जो है अलंकार है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। एक शब्द की 2 बार आवृत्ति हो रही है और उसका एक ही अर्थ है, और ऐसा होने पर उस शब्द के अर्थ की प्रधानता बताई जाती है। वहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है और आपको अनुप्रास अलंकार भी दिखाई दे रहा है, स्वर मैत्री अलंकार भी है, पद मैत्री अलंकार भी है। ठीक है बेटा, जो हम आपको पहले बता चुके हैं कि स्वर मैत्री में स्वरों का मिलन होता है, पद मैत्री में पदों का मिलन होता है, और अनुप्रास में व्यंजन वर्णों की आवृत्ति, यानी एक ही व्यंजन वर्ण की आवृत्ति बार बार जब होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। ये आपको हम कई बार समझा चुके हैं। जानते बेटा 6ठी गज़ल का अर्थ जानते हैं। अब आप ध्यान दे रहे होंगे, यहाँ पर आपने क्लास 10th में रस पढ़े होंगे, रस श्रृंगार रस पढ़ा होगा आपने। तो श्रृंगार रस के 2 भेद आपने पढ़े होंगे, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। यहाँ पर यानी कि संयोग का अर्थ होता है मिलन, वियोग का अर्थ होता है विरह माने अलग होना, विछड़न जिसे बोलते हैं हम, अलगाव जिसे बोलते हैं हम। तो यानी कि अब आप जो ये गज़ल हम पढ़ रहे हैं, इस गज़ल में कवि फिराक गोरखपुरी जी ने अपनी प्रियतमा से जो बिछड़ने का दर्द है उसको बताया है। यानी इन गज़लों में अब जो आगे हम गज़ल पढ़ रहे हैं, कवि फिराक गोरखपुरी ने श्रृंगार रस के विरह अवस्था का वर्णन किया है। क्या कह रहे हैं वो कि तेरे गम का, गम मानी पीड़ा, दुख, वेदना, पासे अदब बोलते हैं सम्मान के लिए, कि हे प्रियतमा, यानी अपनी प्रियतमा का स्मरण करते हुए गज़लकार फिराक गोरखपुरी कहते हैं कि हमारे मन में जो तुम्हारे लिए पीड़ा है, जो दुख है, पासे अदब, उसका हम सम्मान करते हैं, कुछ दुनिया का ख्याल भी है, और हम इन दुख भरे पलों को ध्यान में रखते हुए हमें कुछ संसार का भी ध्यान रखना पड़ता है। और आगे क्या कह रहे हो, सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रोले हैं। हम अपने जीवन के इन दुखों को देखते हुए तुम्हारे लिए अपने स्वयं के दर्द को छिपाते हुए एकांत में चुपके चुपके माने चुप चुप रहते हुए रोते हैं, अपना दुख प्रकट करते हैं। तुम्हारी भावनाओं को समझते हुए, अपना दुख छिपाते हुए, सभी लोगों से अपना दुख छिपाते हुए हम एकांत में चुपचाप क्या करते हैं, दुख प्रकट करते हैं। अगली गज़ल पढ़ते हैं बेटा। फितरत का कायम है, मैंने आपको कहा था उर्दू फारसी शब्दावली आपको इसमें ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो ये उर्दू फारसी शब्द, फितरत का कायम है तवाजुन आलमे हुस्नो इश्क में भी। अब आलमे हुस्नो इश्क का मतलब क्या बेटा, प्रेम और जो सुंदरता का संसार है, प्रेम और सुंदरता रूपी संसार है। फितरत बोलते हैं आदत, स्वभाव, और जो कायम शब्द है इसका मतलब स्थिरता से मतलब है, और तवाजुन के जो शब्द है बेटा संतुलन के लिए बोला गया है। यानी कवि गज़लकार फिराक गोरखपुरी जी कहते हैं, कवि का कथन है कि जो मेरे मन में प्रेम का जो नशा है वो आज तक भी छाया हुआ है। वो कहते हैं प्रेम और सुंदरता के इस संसार में जो तुम्हारा स्वभाव है, ये प्रिया जो तुम्हारा स्वभाव है, वो आज तक भी उसका जो संतुलन है वह स्थिर है। कि हे प्रियतमा, इस संसार में, इस सारे जगत में प्रेम और सुंदरता का जो संसार है, इसमें तुम्हारा जो स्वभाव हमारे मन में है, उसका जो संतुलन है, उसमें स्थिरता है, वह आज भी हमारे मन में कायम है, और उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खोले हैं। कि हे प्रियतमा, अब उनको स्मरण करते हुए कह रहे हैं कि जितने भी इस वियोग की अवस्था में मैं अपने आप को जितना भूलने का प्रयास करता हूँ, उतना ही मैं अपने प्रिया को प्राप्त करता हूँ। लेकिन उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खोले हैं। कवि का कथन है, इस संसार में मैं स्वयं को जितना भूल जाता हूँ, उतना ही अपनी प्रिया का मुझे बार बार स्मरण आता है। ऐसा कवि कह रहे हैं।
अगर आगे बेटा, आबो ताब असरार न पूछो। आबो ताबे असरार का मतलब है बेटा चमक दमक के साथ, पूरी चमक दमक के साथ। तुम भी आंखें रखो हो। ये जगमग बैतों, बैतों बोलते बेटा जो शेरो शायरी होती है, बैतों मानी शेरो शायरी। जगमग बोलते जगमगाते हुए, दमक बोलते चमक। या हम मीट मोती रोले हैं। मोती रोले से मतलब क्या है? क्या हम मोती बिखेर रहे हैं। अब वो अपनी प्रिया को स्मरण करते हुए, संबोधित करते हुए कहते हैं, कौन? कवि गजलकार फिराक गोरखपुरी जी अपनी प्रिया को संबोधित करते हुए कहते हैं, क्या करें? आबो ताबे असरार न पूछो। हे प्रिय, हे प्रियतमा, तुम भी मुझे पूरी चमक दमक के साथ पूरी बात मत पूछो। तुम भी आंखें रखो, क्योंकि ईश्वर ने तुम्हारे पास भी दो सुंदर सुंदर आंखें दी हुई हैं। और आगे अगली पंक्ति में क्या करें वो? ये जगमग बैतों की दमक है। कभी एक तरह से संदेह प्रकट कर रहे हैं स्वयं पे, मुझे हैरानी हो रही है। क्या कह रहे हैं वो? कभी फिराक गुरप्री कह रहे हैं कि ये जगमगाते शेरों की चमक है, दमक है, या लिखे ना, ये जगमग बैतों की दमक है कि जो हम आपके लिए कुछ कह रहे हैं, ये जगमगाते हुए शेरो शायरी की चमक है, या हम मोती रोले हैं, या हम कुछ मोती बिखेर रहे हैं। हमारी जो आवाज़ है, वाणी है, उसमें कुछ मोती जैसे बिखेरते हुए महसूस हमें हो रहा है, ऐसा गजलकार कह रहे हैं। अगली गजल पढ़ते हैं बेटा। ऐसे में तू याद आए अंजुमने मय में। अब भ्रंशात्मक भाषा का प्रयोग किया है बेटे यहाँ पे। अंजुमने मय बोलते हैं शराब की महफिल, और जो शब्द आया है रिंदों, शराबियों के लिए आया है। रात गए मतलब रात व्यतीत होगी, अंधेरे के लिए बोल रहे हैं, अंधकार के लिए बोल रहे हैं। गर्दों बोलते हैं आसमान के लिए, गर्दों मानी आसमान। और फरिश्ते बोलते हैं एक तरह से देवदूत। बाबे गुनाह बोलते हैं पाप का अध्याय। जग बोलते हैं संसार के लिए। यानी कवि गजलकार फिराक गुरपुरी कहते हैं कि हे प्रिय, तुम मुझे इस विरह अवस्था में, इस वियोग अवस्था में, मैंने कहा ना श्रृंगार रस के जो दो भाव, दो पक्ष होते हैं, दो भेद होते हैं एक तरह से, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। तो यहाँ पर वियोग श्रृंगार की बात की गई है, यानी विरह अवस्था की बात की गई है, वियोग अवस्था की बात की गई है। कभी अपने प्रिय से क्या है, विछड़न है, उसे वियोग की अवस्था झेलनी पड़ रही है। वो कह रहे हैं ऐसे में तू याद आए कि हे प्रिय, तुम इस विरह अवस्था में मुझे ऐसे याद आती है जैसे शराब की महफिल में शराबियों को शराब की याद आती है। अर्थात जैसे दूसरी पंक्ति में कह रहे हैं, जैसे पहली पंक्ति में बोल दिया है कि तुम मुझे ऐसी याद आती हो जैसे शराब की महफिल में शराबियों को शराब की याद आती है। और आगे क्या कह रहे हो? रात गए गर्दों पे, गर्दों मानी आकाश आसमान, तथा कि हे प्रियतमा, जिस प्रकार आधी रात में, यानी रात में आकाश में आसमान में देवदूत इस संपूर्ण जगत के, इस संपूर्ण संसार के पाप का अध्याय खोलते हैं। लिखा है ना, रात गए गर्दों पे फरिश्ते बाबे गुनाह जग खोले हैं। कि जैसे रात में आसमान में ये देवदूत संपूर्ण संसार के पापों का अध्याय खोलते हैं। अंतिम गजल है बेटा, इसलिए ध्यान से समझें। सदके फिराक एजाजे सुकन। अब देखो, सदके फिराक, फिराक तो बोला गया बेटा फिराक गोरखपुरी के लिए, और सदके बोला गया सदक जाना, माने न्योछावर हो जाना। एजाजे सुखन बोला गया बेटा शायरी, यानी प्रतिष्ठित शायरी, प्रतिष्ठित गजली बोला गया है एजाजे सुखन। कैसे उड़ा ली ये आवाज। अब वो अंतिम गजल में बड़ी मधुरता के साथ, बड़ी सुंदरता के साथ एक तरह से स्वयं की भी तारीफ कर रहे हैं। कौन? कवि गजलकार फिराक गोरखपुरी। और लिखा है इन गजलों के पर्दों में तो मीर की गजल। मैं देख रहा हूँ मीर जो शब्द है ये सिंगल इन्होंने कॉमा में लिखा है बेटा, तो ये मीर कोई जाने माने गजलकार हैं। ये मीर भी कोई जाने माने गजलकार हुए हैं, इसलिए उनकी बात कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं वो? सदके फिराक एजाजे सुखन के कैसे उड़ा ली ये आवाज़। सदके बोलते हैं न्योछावर हो जाना, एजाजे सुखन बोलते हैं प्रतिष्ठित शायरी, प्रतिष्ठित गजलें। यानी कवि फिराक गोरखपुरी कहते हैं कि जो प्रतिष्ठित शायरी है उनके मुख से ये आवाज़ कैसे चुरा ली गई है। सदके फिराक एजाजे सुखन के कैसे उड़ा ली आवाज़। कि कवि का कथन है
कि जो उन्होंने बेहतरीन प्रतिष्ठित शायरी की ये आवाज़ किस प्रकार चुरा ली है। क्या कह रहे हैं वो, इस पर फिराक सदके जाते हैं, वो न्योछावर हो जाते हैं, कभी न्योछावर हो जाते हैं। उन्हें इस पर हैरानी हो रही है किस प्रकार मैं आपके लिए न्योछावर हो गया हूँ। इन गज़लों के पर्दों में तो यानी कभी अपने गज़लों को महान शायर मीर के प्रति क्या करें, समर्पित करते हुए कह रहे हैं कि इन गज़लों में तो प्रतिष्ठित जाने माने शायर मीर की गज़लें बोल रहे हैं। माने ऐसा लग रहा है कि हे प्रियतमा, ऐसे लग रहा है कि मेरी गज़लों में, मेरे द्वारा गाई गई शायरी में तो जाने माने प्रतिष्ठित शायर मीर की गज़लें भी बोल पड़ी हैं। अर्थात मेरे मुख से तो ऐसा लगता है तुम्हारे लिए जो भावनात्मक वाणियाँ प्रकट हुई हैं उनमें तो लगता है कि जाने माने प्रतिष्ठित गज़लकार मीर की गज़लें भी बोल पड़ी हैं, ऐसा गज़लकार कहते हैं। तो बेटा ऐसा आपको समझना है। कोई भी समस्या हो किसी भी गज़ल में, किसी भी शब्द के अर्थ को समझने में, तो आप हमें प्रश्न पूछें। लेकिन एक बात जो आपको बार बार बताई जाती है, आप वीडियो को सुनने से पहले जो आपको शब्दार्थ भेजे जाते हैं उन्हें कॉपी में लिखते हुए अच्छी तरह से याद करें, कभी किताब की सहायता से या जो हम भेजते हैं उसकी सहायता से याद करें। तब आप वीडियो सुनें और वीडियो अवश्य सुनें, तभी आप जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनके आंसर लिख पाओगे और आपको इन गज़लों का हो चाहे पोएम्स का हो अर्थ आपको मालूम पड़ेगा। कोई भी समस्या हो तो प्रश्न आप अवश्य पूछें। धन्यवाद।